खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में आपको। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब, दौरे जो हुए हैं उसके नतीजे में कम से कम ये तो हुआ है कि वो जो कड़ी शराइत थी IMF की, शायद वो उसको नो कहने में आसानी हुई है या उसको अब अगले राउंड तक कम से कम चला गया है। पहला दौर मुज़ाकरात का ख़त्म हो गया है और अब जनवरी तक बात पड़ गई है। 3-4 बड़ी सख्त किस्म की शराइत थी जो IMF की तरफ से रखी जा रही थी, जिसे रिफ्यूज़ कर दिया गया है और IMF प्रोग्राम अप्रूव नहीं हुआ। मेरा तो ख्याल है कि हतमी तौर पे कुछ शराइत के बारे में उन्होंने कहा कि रेड लाइन्स हैं, लेकिन अभी मुज़ाकरात टूटे नहीं हैं, नंबर एक। नंबर दो, बात यह है कि आपके इल्म में होगा, मेरे इल्म में कम से कम नहीं है कि हम बिल्कुल सत्तो खैर हैं और हम बेल आउट हो गए, इतने हमारे पास पैसे आ गए कि हम IMF को नो कह सकें। अब IMF की जो शराइत हैं वो उनमें 4 तो बड़ी बुनियादी किस्म की हैं। एक तो वो कहते हैं 20% बिजली का रेट और बढ़ाएं। अब उमर अयूब साहब जो वज़ीर तवानाई है या वज़ीर बिजली कह लें उनको, उन्होंने कहा कि नहीं, इससे जो बिजली में इजाफा होना था वो हो चुका और 75% को हमने आ गई वो रिलीफ वाले खाने में रखा हुआ है, दिया रिलीफ। तो बिजली के रेट के जो बाकी मुराकात हैं वो शायद हुकूमत से संभल ना पाए, तो उनको ये मुश्किल है इस मुतालबे को। दूसरा, उन्होंने डॉलर के बारे में बात की कि डॉलर और रुपये को फ्री एक्सचेंज में जाना चाहिए। वो मेरे ख्याल से कोई इतना गलत मुतालबा नहीं है, लेकिन आप इसको मार्केट के मुताबिक एडजस्ट होने दें खुद से। जो ऐसे हालात हैं उसमें देखना भी पड़ेगा कि क्या सूरत हाल है। मेरे ख्याल से हमारे साथ आ गए हैं। जी हाँ, हमारे आज के मेहमान जो कि इस हवाले से रेलेवेंट भी हैं, हमायूं अख्तर साहब तशरीफ़ ले आए हैं। हमायूं साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो वैसे यहीं से आगाज़ करना चाहिए IMF के हवाले से। आपके ख्याल में, अभी निज़ामी साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे, हमायूं साहब आपके ख्याल में हमारे पास अब तक के जो चाइना और सऊदी अरब से आने वाली जो इमदाद है उसके बाद इतनी सकत पैदा हो गई है कि IMF को नो कह सकें, या ये नहीं पैदा हुई और ये सिर्फ IMF में जाए बगैर अभी भी गुजारा है नहीं? देखिए, अभी सही हमें मालूम नहीं है। अभी जो चीज़ पब्लिक हुई है वो कुछ हद तक सऊदी अरेबिया की हुई है और वो भी मुझे नहीं मालूम कि ऑफिशियल है कि नहीं है, कि $3 बिलियन का वो एक डिपॉजिट रखेंगे स्टेट बैंक में, हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है उसको 1 अरब तो आ भी गया और $3 बिलियन का 1 अरब तो आ गया है, 2 अरब रुपए आ जाएंगे, ऑयल क्रेडिट देंगे। जी हाँ, इसका दूसरा ये है कि चाइना से अभी हमें ऑल्दो फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मुतमईन बहुत लगते हैं, लेकिन आमतौर पे आपने CPEC में भी देखा होगा कि चाइना इस बात से कतराता है कि उससे जो भी बातचीत सरकारी सतह पे हो रही है उसको पब्लिक किया जाए। तो कॉन्फिडेंस लेवल तो हमारे लीडरान की अच्छी है। यूनाइटेड अरब एमिरेट से, अबू धाबी से हमें नहीं मालूम, क्योंकि पब्लिकली इस पे कुछ कोई बयान नहीं आया किसी का कि UAE से किस नौइयत की बात हुई है और उधर से हमें किस चीज़ की उम्मीद है। अब ये चीज़ें एक तरफ, ऑब्वियसली अगर जो हमारा गैप है वो काफ़ी हद तक दोस्त ममालिक के ज़रिए पूरा हो, तो हमें IMF की ज़रूरत कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या हम इसको कुछ डिले करने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई अभी आप ज़रा कुछ अरसे बाद हम आपसे इस पे बात करेंगे। बट ये अभी वाज़े तौर पे ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ सामने नहीं आई। हमायूं साहब, आपका माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा एक थिंक टैंक बनाया हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स। वो उसकी कोई रिपोर्ट इस बारे में आप जारी करेंगे कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं, या उसको भी आपने फ़िलहाल अपनी सियासी मसरूफियात की वजह कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है? नहीं, थिंक टैंक तो बिल्कुल चल रहा है और इस वक्त अनकरीब जो फिस्कल 2018 की हम रिपोर्ट पेश कर देंगे और उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट भी दिसंबर में आ जाएगी। अभी हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मालूम हो तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे कि हमको थोड़ा सा अभी कोई फैक्ट शीट गवर्नमेंट ने भी अभी हमें अभी सिचुएशन वाजे नहीं है, वाजे नहीं है अभी। जी हमायूं साहब, बेहतर नहीं होता कि पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जाए इस बारे में कि क्या नेगोशिएशन हो रही है IMF से बजाय बयानबाजी वगैरह के,
दूसरे मेरा एक सवाल तो यही था, लेकिन दूसरा बुनियादी और कलीदी सवाल ये है कि आया IMF का बेल आउट प्रोग्राम, चाहे वो जितने भी अमाउंट का हो, ज़्यादा हो या थोड़ा हो, वो पाकिस्तान की इकॉनमी में कॉन्फिडेंस दोबारा फूंकने के लिए ज़रूरी है ताकि इंजन ऑफ ग्रोथ दोबारा चालू हो जाए? बाज़ लोगों का तो ख्याल है कि IMF के प्रोग्राम का जो ऑस्टेरिटी के मेजर्स हैं उसका उल्टा असर होगा कि इकॉनमी और डैम्पर हो जाएगी। लेकिन बात सा ख्याल है कि इसके बाद जो बाकी भी इंटरनेशनल फाइनेंस के अदारे हैं वो हमें ज़्यादा आसानी से क्रेडिट होगा, कुछ क्रेडिट रेटिंग हमारी बेहतर हो जाएगी। तो एक तो बात यह है। दूसरा ये है कि जो अब तक जो मिले हैं आपको पैसे, ये पैसे खर्च करने के लिए नहीं, सिर्फ रखने के लिए हैं। तो इससे किस हद तक हमारी इकॉनमी रिवाइव होगी? अब ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया आरिफ, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि IMF के पैसे जो हैं वो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक हैं, उससे मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। वो डेवलपमेंट असिस्टेंस होती है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट असिस्टेंस है कि आपके स्टेट बैंक के पास ये डिपॉजिट फॉरेन एक्सचेंज के पड़े हैं और दुनिया को ये कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन एक्सचेंज ऑब्लिगेशंस अदा कर सकता है, पूरी कर सकता है। बिल्कुल आपने बजा कहा। देखिए, इशू ये हुआ है आरिफ के PMLN के 5 साल में $7 बिलियन सालाना कर्ज बढ़ा है। 35 बिलियन कर्जे में इजाफा हुआ है। दूसरी चीज़ ये हुई है जी कि PMLN ने एक दो और गलतियां की जो माजी में शौकत अजीज़ ने भी की, कि उन्होंने रुपए को आर्टिफिशियली मजबूत रखने की कोशिश की। आपको याद होगा कि शौकत अजीज़ साहब ने साल 62 रुपए, 60-62 रुपए पे रुपया रखा, और इकोनॉमिस्ट में और हमारी कॉमर्स मिनिस्टर हमेशा चाहता है कि रुपया को इन्फ्लेशन के साथ साथ मूव किया जाए, क्योंकि वी रियली कैन नॉट एक्सपोर्ट इन्फ्लेशन, वरना हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, इंपोर्ट सस्ती हो जाएंगी और ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। इसहाक डार साहब ने और उनके बाद भी जो साथी आए उन्होंने भी यही किया कि रुपया को बहुत लंबे अरसे के लिए 105 रुपए पे आर्टिफिशियली रखा और उससे एक्सपोर्ट्स गिरी और ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। दूसरी चीज़ ये हुई आरिफ के ये जो डेट हम लाए बाहर से, और वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब हमने अपने रिजर्व्स कर्जे लेके बढ़ाए, हमने अपने रिजर्व्स यूरो बॉन्ड इशू करके बढ़ाए और सकूक बॉन्ड इशू करके बढ़ाए। ये बहुत एक्सपेंसिव डेट था और आपको पता है कि लाइबर से काफ़ी परसेंटेज पॉइंट्स ऊपर का ये डेट था। हम खुश तो बड़े हुए कि जी हमें $1 बिलियन चाहिए था, 3 बिलियन आ गए, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव डेट था और अब ये हमारे रास्ते में आड़े आ रहा है कि अब इसकी जो डेट ऑब्लिगेशन है इस वक्त आरिफ साहब ये जो प्रोजेक्शन है वो $18 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त है और 33-34 बिलियन का नेक्स्ट फिस्कल ईयर में एक्सपेक्टेड है करंट अकाउंट डेफिसिट। अब या तो हमारे पास ये कंसेशनरी असिस्टेंस आए, या आपने बिल्कुल बजा कहा, ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है जैसे वर्ल्ड बैंक है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है या इवन चाइना का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है, इसको IMF की सील ऑफ अप्रूवल चाहिए होती है जी, वेरी डेफिनेटली। और इसके नतीजे में IMF के नतीजे में आपको, अगर आपने ओपन मार्केट से भी डेट इकट्ठा करना है तो आपको बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस मिलेंगी, लाइबोर से ऊपर आपको ज़रा बेहतर कंडीशंस मिलेंगी। तो कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि मेरी ये सोच है कि आपको दोस्त ममालिक के ज़रिए अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक IMF के साथ भी एक डील होनी चाहिए। कोशिश करें कि दोस्त ममालिक की वजह से कंडीशनैलिटीज़ ज़रा नरम हो जाएं, लेकिन आपको ये बाकी कंसेशनरी डेट के लिए ये फ़ायदा देगी IMF से डील। हमारे साहब एक चाइना के हवाले से बड़ा IMF डिमांड कर रहा था कि हमें तमाम तफसीलात दें कि आपको वहाँ से क्या मिला है। तो उस पर सोर्सेज ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने माजूरी जाहिर किया कि हम वो तमाम चीज़ें आपको नहीं दे सकते, अलबत्ता जो एग्रीमेंट्स हुए हैं ट्रेड के हवाले से वो आपके सामने हैं, लेकिन उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए। आपके ख्याल में IMF की ये कितनी ज़रूरत थी और वो क्यों इतनी दिलचस्पी जाहिर कर रहा था? साहब, इस पर मैं थोड़ी सी ज़रा
तस्दीक तो नहीं करूँगा, लेकिन एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि एक खबर तो ये है, ये अखबारी इतला दूसरी है कि उन्होंने कहा कि जी IMF के पास हमने सारा जो कुछ है हुमायूं साहब के हमने रख दिया है कि जनाब ये शरायत हैं, इसमें कोई सिंपल अरिथमेटिक वाला मामला है, इतने कर्जे मिले, इतने रिटर्न हुए हैं, तो बाकी उसमें और तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो वो मांग रहे हैं हमसे। और वो ज़रा कहते हैं कि हमने दे दिया। अब हुमायूं साहब आप ही बता सकते हैं कि ये इसमें कौन सी बात सही है। हाँ, और उसमें जो लगता है ना इस बात को पढ़ के या सुन के जो सोर्सेज से खबर आ रही है वो ये है कि शायद कोई ऐसी इमदाद भी चाइना की तरफ से मिली है जो किसी वजह से पाकिस्तान ने उसको अनाउंस नहीं किया और वो हिडन रखी हुई है और वो IMF पूछना चाह रहा है। मिलिट्री सिक्योरिटी असिस्टेंस जो है वो एक अलग खाता है, और वो IMF जानना चाहता है। हम CPEC की बात कर रहे हैं। जी जी, अच्छा देखिए जी, CPEC पे जैसे मैंने शुरू में कहा कि CPEC में चाइना की हमेशा डिमांड होती है और उसकी वजह भी समझ आती है कि CPEC के ये वन बेल्ट वन रोड के मुआहदे तो चाइना काफ़ी ममालिक से कर रहा है और इस तरह के मुआहदे जब एक ख़ास मुल्क से पब्लिक होते हैं तो वो एक बेंचमार्क बन जाता है, तो ऑब्वियसली चाइना इसको अवॉइड करेगा। लेकिन देखिए, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम है कि इनिशियल जो CPEC के हमारे पास एस्टिमेट्स आए थे उसमें तकरीबन $33 बिलियन के पावर प्रोजेक्ट्स थे और बेशतर पावर प्रोजेक्ट्स जो थे वो IPP की पॉलिसी के तहत है। IPP की पॉलिसी एक पुरानी पॉलिसी है कि प्राइवेट सेक्टर किन शराइत पे पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ रिटर्न होते हैं, उसमें फॉरेन करेंसी की कमिटमेंट्स होती हैं, पास थ्रू आइटम्स होते हैं। तो 33 बिलियन तो IPPs के तहत। नाउ इसमें गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन ज़रूर होती है। ज़्यादातर IPPs का जो डेट है, डेट बाहर अगर चाइना में रेज हुआ है तो उस डेट की ऑब्लिगेशन इन द सेंस कि वो डेट तो आ गया, फ़र्ज़ करें $10 बिलियन का कर्जा आ गया, अब ये $10 बिलियन वापस भी जाएगा और इस $10 बिलियन के जो डिविडेंड्स होंगे वो भी फॉरेन डिविडेंड्स नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट्स भी फॉरेन एक्सचेंज में ही बाहर जाएंगी। ये एक स्टेट की ऑब्लिगेशन आ जाती है। तो मेरा ख्याल अमेरिका को ये ज़्यादा फिक्र थी। IMF की तरफ से तो मुझे अभी बयान नहीं आया कि भाई ये आपने कहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस तो नहीं दी कि बहुत एक्सपेंसिव डेट पाकिस्तान में आ रहा है और ऑब्वियसली फिर उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उसमें फॉरेन एक्सचेंज ऑब्लिगेशन भी बढ़ जाएंगी। दूसरा इशू आ जाता है कि IPP प्रोजेक्ट्स में इक्विटी अगर चाइना के बाहर से आ रही है तो वो इक्विटी बाहर भी वापस ले जाया जा सकती है, वो हमारी मुल्क की सॉवरेन गारंटी है और उस इक्विटी का जो डिविडेंड है वो भी फॉरेन एक्सचेंज में बाहर जाना अलाउ होता है। तो ये एक इशू है, लेकिन इसमें कोई अदर देन द फैक्ट कि आपने चाइना को कुछ स्पेशल कंसेशंस दिए, कुछ स्पेशल रेट्स ऑफ रिटर्न दिए या बहुत एक्सपेंसिव डेट लिया, ये वही स्टैंडर्ड IPP पॉलिसी चली आ रही है। बाकी जो चाइना की पाकिस्तान को डेवलपमेंटल असिस्टेंस है या कोई ग्रांट, तो उसमें तो हमें नहीं मालूम। आई थिंक वो एक कॉन्फिडेंशियल एलिमेंट है कि डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है, आमतौर पर डेवलपमेंट असिस्टेंस आरिफ साहब प्राइवेट सेक्टर असिस्टेंस से कंसेशनरी होती है, सस्ती होती है। तो मेरी नज़र में ये सूरत हाल है इस पर। अच्छा हुमायूं साहब, ये IMF की बात हो रही है तो उससे पहले कि हम और मामलात पे चलें, उनके बाद मुतालबात तो मुझे जायज़ भी लगते हैं। जो मुतालबात नहीं हमारे अपने मफाद में, मसलन है कि सर्कुलर डेट का मामला, अब इस मामले को तो हमें हल करना चाहिए। वो ट्रिलियंस में पहुंच गया हुआ है, 1.13 पता नहीं 1.3 ट्रिलियन है कितना। दूसरे इसके साथ साथ जो टैक्स की वसूली का मामला है कि उन्होंने ये हदफ जो है, इसका तो आपके भाई जो हैं वो भी इसके FBR के मदारल बहाम रहे हैं, वो कहते हैं कि 4700 अरब से ज़ायद मुकर्रर किया जाए टैक्स की जो वसूली है रवां साल में। आया इट्स डूएबल कि हम इतना टैक्स वसूल कर सकें एक रवां माली साल में? तो ये ऐसे दो चीज़ें, बाकी रुपए की मामले में तो आपकी ये राय आ गई ना कि इसको मसनूई तरीके से नहीं रखना चाहिए। और उसके साथ ही साथ उनकी एक और शर्त है जो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी शर्त है, और जिस पे वो है कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी जो है वो हकीकी मानों में हो, कि वो वाकई एक वो अदारा हो जो वॉच डॉग हो, जो पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम को सही मानों में रेगुलेट कर सके।
आरिफ, आपने 3-4 सवाल किए हैं। मैं बिल्कुल आपने मेरी बातों से सही अंदाज़ा लगाया कि मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि देखिए, एक फाइनेंस मिनिस्टर या मुल्क के प्राइम मिनिस्टर फैसला कर सकता है कि हमें मुल्क में कितनी इन्फ्लेशन चाहिए, कि भाई हम कितना डेफिसिट रखना चाहते हैं। हो सकता है आप डेवलपमेंट असिस्टेंस डेफिसिट के ज़रिए डेवलपमेंट स्पेंडिंग करना चाहें। ये एक बुनियादी गवर्नमेंट के फैसले होते हैं। लेकिन अगर आपके इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ रही है तो उस इन्फ्लेशन को आपकी करेंसी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वरना आपके एक्सपोर्ट्स में और तजारत में इसका मनफी असर पड़ेगा। नंबर एक। नंबर दो, देखिए आप टैक्स बेस बढ़ाने की बात करें, और मैं हमेशा कह रहा हूं आरिफ, ये हम बात कर जाएंगे, IMF हमेशा आके ये कहती है, लेकिन जब टैक्स बेस एक्चुअली बढ़ाने का टाइम आता है तो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ जो बाहर पार्टियां होती हैं वो तमाम की तमाम गैंग अप कर जाती हैं। अगर आपने ट्रेडर्स पर टैक्स लगाना है, और PMLN की हुकूमत ने सर तोड़ कोशिश की ट्रेडर्स पर टैक्स लगाने की, और उनके PMLN के ट्रेडर्स से ताल्लुकात भी बेहतर समझे जाते हैं, तो आपने उसके नतीजे में देखा कि इन दी एंड जब वो सारी बात मान भी गए तो ट्रेडर्स फिर भी राजी नहीं हुए, और गवर्नमेंट को वो ट्रांजैक्शन टैक्स लगाना पड़ा, जिसकी मद में पैसे काफ़ी आ रहे हैं हुकूमत की तिजोरी में, लेकिन वो टैक्स ना लगा सकते। अगर आप किसी तरीके से कोशिश करें, 20% आपकी GDP का हिस्सा एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर टैक्स प्रोविंसेस ने लगाया हुआ, और आप उसमें देखें कि उसमें 1% भी टैक्स रेवेन्यू जो है मुल्क का वो इस मद में नहीं आता। लेकिन अगर कोई हुकूमत अगर आप कोई कोशिश करेंगे कि इस मद में आप देखिए, टैक्स बेस आरिफ ऐसी बढ़नी है ना, टैक्स बेस बढ़नी है जी ट्रेडर्स के जरिए, रिटेल के जरिए, एग्रीकल्चर के जरिए, सर्विसेज सेक्टर में टैक्स लगा के। इसमें मैं समझता हूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी आना चाहिए। मैं समझता हूं चार्टर ऑन सिक्योरिटी भी आना चाहिए इस मुल्क में। मैं समझता हूं चार्टर। अच्छा, अब उसमें जो बुनियादी सवाल था हमारे साहब निजामी साहब का कि ये डूएबल है या नहीं है, जैसे अब इसका जवाब ब्रेक के बाद ले लेते हैं। इसमें कुछ और चीजें भी, कुछ और डिमांड भी मैं ब्रेक के बाद करता हूं, क्योंकि अब तो वो तो पहले तो ये कह रहे हैं ना 4100 अरब रुपए का जो आपने हदफ रखा था वो कैसे अचीव करेंगे उसका मैकेनिज्म भी बताएं, और अगले साल 4700 अरब का हदफ रखें टैक्स कलेक्शन का। हाँ, अगला वो कह रहे हैं 4700 अरब का रखें, तो ये डूएबल है या नहीं। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जो निजामी साहब ने सवाल किया था हमायूं साहब आपसे, उसमें थोड़ा सा इजाफा करते हुए, एक तो उन्होंने IMF ने ये डिमांड किया हुआ ना कि जी आप बताएं 41 अरब की टैक्स वसूली का हदफ पूरा कैसे करेंगे, मैकेनिज्म क्या, और अगले साल का वो कह रहे हैं कि 47 बिलियन जो है वो आप टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर करें। फिर बिजली की कीमतों वो कह रहे हैं 20 से 22% का इजाफा करें, जो कि पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ किया है। तो आप जो सवाल था कि क्या ये डूएबल है, पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है उससे मैच करती है ये डिमांड आपके ख्याल में? बिल्कुल नहीं जी। एक तो वेरी डेफिनेटली IMF की जो सुनने में आ रही कंडीशनैलिटीज है, जो आमतौर पे कंडीशनैलिटीज होती हैं, उससे ये सारा जो कारोबार है पाकिस्तान की इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत स्लो हो जाएगी और ग्रोथ रेट नीचे चला जाएगा। इससे टैक्सों में कमी आएगी, इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, टैक्सों में कमी आएगी। हाँ, इन्फ्लेशन कुछ बढ़ रही है, और कुछ आगे हमें एक सिल्वर लाइनिंग है कि तेल की कीमतें कुछ कम होनी शुरू हो गई हैं, तो उससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी और इन्फ्लेशन में भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ कमी आए। लेकिन इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगी तो उससे फिर टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, इन्फ्लेशन के साथ साथ टैक्स रेवेन्यू, रियल ग्रोथ इकोनॉमी में कम हो जाएगी, लेकिन इन्फ्लेशन रिलेटेड ग्रोथ जो है उससे कुछ टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। आपको वेरी डेफिनेटली आपको पता है हमारी ज़्यादा रिलायंस इनडायरेक्ट टैक्सेस पे है, और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ही आप देखेंगे कि सेल्स टैक्स में शायद कोई इजाफा किया जाएगा, या विदहोल्डिंग टैक्सेस में कुछ इजाफा किया जाएगा। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि टैक्स बेस में कोई खातर ख्वाह इजाफा मुझे नज़र नहीं आ रहा, जब तक कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिल के तय ना कर लें कि ये मुल्क की ज़रूरत है, और अगर कोई गवर्नमेंट ने इक़दाम लिए तो हम उसके खिलाफ गैंग अप नहीं करेंगे। ये इसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा जी, और आवाम को काफ़ी तंगी होगी। इसीलिए मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी सही है
कि अपोजिशन की तनकीद के बावजूद, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को शायद नहीं पता था कि $35 बिलियन कर्जा बढ़ चुका है और $18 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट है अब, जो कि मौजूदा सूरत हाल है, और हर घंटे के लिहाज से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, तो उनकी पॉलिसी सही है कि वो पहले दोस्त ममालिक के पास गए हैं और आखिर में एक छोटे से पोर्शन के लिए IMF से को डील करेंगे और कोशिश करेंगे कि कंडीशनैलिटी ज़रा नरम हो। हमारे साहब, ये जो आपने बात की चार्टर इकॉनमी की, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी आपने अपोजिशन का भी जिक्र किया, लेकिन आपको पता है कि पहले 100 दिन में ना कोई लेजिस्लेशन हुई है, ना कोई बकाया माफी हुई, ना कमेटियाँ बनी हैं। तो अगर आप समझते हैं कि ये जो पॉलिसी है अपोजिशन को गाली गलौज की, इसके होते हुए कोई बॉडी कम ऑफ एग्रीमेंट हो सकता है ऑन सिक्योरिटी इश्यूज, ऑन इकॉनमी, जो कि यानी हमारे लिए एक किस्म की पाकिस्तान की बका के लिए, जिनको एग्जिस्टेंशियल इश्यूज कहते हैं, उस पर करने के लिए कुछ रीच आउट नहीं करना चाहिए अपोजिशन की तरफ, और अपोजिशन को भी कौमी मफाद में आगे आना चाहिए? मेरा तो सोच है आरिफ साहब और असदुल्ला साहब के अब हमें 3 एरियाज़ में इकॉनमी, सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी पे चार्टर्स होने चाहिए, लेकिन होने बड़े मुश्किल हैं। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर का कई साल से एक थ्रस्ट है अकाउंटेबिलिटी की, एंटी करप्शन। आपने देखा कि सिंगल हैंडेडली ये पनामा का सारा मामला उन्होंने चलाया और उसको एक इख्तिताम तक पहुंचाया। तो आई थिंक इसमें गिव एंड टेक, अब देखें किस हद तक प्राइम मिनिस्टर के फोकस है, उनका बुनियादी थीम रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई ना कोई आपस में बैठ के तरीक़ाकार अपनाया जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सिक्योरिटी की और इकॉनमी की, ये भी इस वक्त बड़ी ज़रूरी है। इनसे आवाम पे अदरवाइज़ तंगी आएगी। सही है। अच्छा, एक चीज़ हमारे साहब और बताइए कि IMF ये सजेस्ट करता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ासतौर पर जो आमदनी के लिए बड़े मुफीद टैक्सेस हैं वो सूबों को दे दिए हैं, और जो चीज़ें सूबे के पास होने चाहिए वो वफाक ने अपने पास रखी हुई है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि BISP जो है ये बड़ा प्रोग्राम है, ये सूबों को दें, सूबे पावर्टी को एलिमिनेट करने के लिए अपना रोल प्ले करें, ये उनकी भी जिम्मेदारी है, ये वफाक ने अपने पास क्यों रखा हुआ है। फिर वो कहते हैं कबायली इलाका जात को कौमी धारे में लाने के बाद उनको भी सूबों के हवाले किया जाए। आप उसकी वजह गालबन ये है, मैं हुमायूं साहब के सवाल के जवाब देने से पहले, कि जो 18th अमेंडमेंट है, इसके बाद वाकई वफाक की जिम्मेदारियां जो हैं बढ़ गई हैं, और रेवेन्यू कम हो गए, सूबे अयाशी कर रहे हैं। तो यकीनन मेरा तो ख्याल है कि IMF की शर्त हमारी, तो मेरी राय है, आप जो मर्जी कहें, कि ये कोई, मेरा ख्याल है कोई इतनी गलत मुतालबा नहीं है। देखिए आरिफ, असद आप बड़ी सही बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, सूबों को ज़्यादा हमारे आइन के तहत ज़्यादा जिम्मेवारियाँ मिली हैं, लेकिन माजरत के साथ जी, मैं नहीं समझता कि सूबे जिम्मेवारियाँ उठाने के लिए तैयार हैं। आई मीन कोई ज़्यादा कोई कम, और मतलब एग्रीकल्चर टैक्स लगाने की उनकी जिम्मेवारी है, कुछ सर्विसेज पे टैक्सेस उनकी जिम्मेवारी है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी कैपेसिटी बना रहे हैं। वेरी डेफिनेटली जी, पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतें 1% भी ओवरऑल फेडरल रेवेन्यू में टैक्स कंट्रीब्यूट नहीं करती। इंडिया जो है वो 6-7% ये टैक्स करता है। हमारा टैक्स टू GDP रेशियो में बेशतर हिस्सा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। वेरी डेफिनेटली एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी जी, जो एडिशनल टैक्सेशन है अब सूबों को जोर दिया जाए, और बिलखसूस जो सूबे इस वक्त हमारी PTI के नीचे हैं, उनसे हम एक इब्तदा करें पंजाब से और KPK से, कि जी आप सूबाई टैक्सेस एक फेयर तरीके से, और जो तबकात टैक्स दे सकते हैं और नहीं दे रहे उन पे टैक्स लगाए जाएं, ताकि ये वज़न जो है ये फेडरल गवर्नमेंट पे ज़रा कम हो, और साथ साथ एक बड़ी रैपिड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज की जाए सूबों में अपने ये जो मामलात उन्होंने अपने जिम्मे लिए उनको उठाने के लिए। हमारी साहब, मैं IMF से आपसे बड़ी आजिरा की है हमने, कुछ थोड़ी देर के लिए आपको एक और मौजू की तरफ ले चलते हैं। ये 100 दिन मुकम्मल होने वाले हैं आपकी हुकूमत के, अब आप ही की हुकूमत है। आपके नज़दीक अगर पूछा जाए कि तो इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, अगर आप इनको मार्क देने हो 10 में से कितने नंबर देंगे इनको? पास हैं
या ग्रेस मार्क्स देने पड़ेंगे या फेल हैं? आरिफ देखें, मैं आपको फेयर बात करूं कि आई थिंक के अपोजिशन ने भी बहुत ज़्यादा मौका दिया था 2008 में पीपल पार्टी की, जब नई हुकूमत आई थी। शायद वो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हुई थी और एक फुल फ्लैज जमहूरी दौर शुरू हुआ था। हनीमून वॉज डेफिनेटली लॉन्गर। हनीमून वॉज ऑल्सो लॉन्गर जब 2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, और वो शायद लोग पीपल पार्टी से इतने तंग थे कि उन्होंने कहा चलो यार कोई तो और आया है। इस वक्त हनीमून पीरियड बहुत छोटा लग रहा है मुझे, लोग इम्पेशेंट है, और उसकी एक वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर की जो एक थ्रस्ट है, जो मैंने पहले जिक्र किया, अकाउंटेबिलिटी, इसी सवाल नहीं पढ़ूंगा, इसी सवाल में कहता हूँ, हनीमून पीरियड शॉर्ट है या खान साहब ने हनीमून लेने से इनकार कर दिया? नहीं, हनीमून पीरियड तो अपोजिशन ने देना है सिटिंग गवर्नमेंट को। लेकिन आपके सवाल के जवाब में जी मैं समझता हूं कि देखिए स्ट्रेट अवे एक फाइनेंस बिल टेबल किया गया। होता ये आरिफ साहब के अब PMLN बार बार कहती है जी हम $18 बिलियन रिजर्व छोड़ के गए। भाई अब $18 बिलियन रिजर्व तो 2016 में आपका होगा, इस वक्त तो आपका $10 बिलियन रिजर्व भी नहीं था जब आप गए हैं। आप कौन से 18 बिलियन की बात कर रहे हैं? और वो आपने इकोनॉमी ऐसी की हुई है कि वो घंटे के लिहाज से वो रिजर्व जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है। उस लिहाज से फौरी इक़दामात प्राइम मिनिस्टर ने उठाए हैं और उन्होंने एक फाइनेंस बिल पेश किया है। जैसे बड़ी अभी हमारी काफ़ी गुफ्तगू हुई, बाहर के दोस्त ममालिक के पास गए हैं, IMF से फौरी तौर पर मुज़ाकरात उन्होंने शुरू किए हैं। तो मैं तो वेरी डेफिनेटली जी बाय लार्ज मार्जिन पास ग्रेड है जी। तो सर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। अच्छा, अब आ जाइए निज़ामी साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें पेंटागन ने भी एंट्री मारी है, और पेंटागन ने कहा नहीं पाकिस्तान तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। यानी वो बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ता नज़र इख्तियार किया जो डोनाल्ड ट्रंप का नुक्ता नज़र था। अब हम इसको ये समझ रहे हैं कि जी इमरान खान ने ज़रा चढ़ाई किया तो पेंटागन ज़रा नरम हो गया। लेकिन एक और सवाल भी इससे ये पैदा होता है कि क्या पेंटागन और डोनाल्ड ट्रंप ये एक पेज पर नहीं है? वहाँ भी ऐसा होता है कि एक पेज पर ना हो। मैं आपको अर्ज करूँ, आपने बारीक बीनी से ट्रंप का ट्वीट्स जो हैं वो पढ़ी नहीं गालिबन, और शायद जो पेंटागन का बयान आया मेरा ख्याल है कोई तजाद नहीं है दोनों। अच्छा, ट्रंप ने अपने बयान में ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कहा नहीं, लेकिन उसकी ज़बान और इनकी ज़बान में बड़ा ज़बान में फ़र्क है। ये तो ऐसा लग रहा है काउंटर करने के लिए पेंटागन ने ये कहा है, इसलिए कहा है, वरना पेंटागन को बयान देने की जरूरत नहीं थी डोनाल्ड ट्रंप। देखे ना, अगर आप कह रहे हैं कि पेंटागन जो है वो सदर ट्रंप से बालादार है तो वो नहीं है, नहीं है, ठीक है जी। आप जो बात हमने जवाब में कही है उसमें एक बात जो कही गई कि एक तरफ आप हमें गालियाँ दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारी अफगानिस्तान में बातचीत कराओ तालिबान से, और उसका एक दौर हुआ भी है कतर में भी। तो इस सारी चीज़ को अगर आप रहें तो मुझे इसमें कोई तजाद नहीं लगता। पाकिस्तान जो है वो बहुत आगे तक जा चुका हुआ है, अमरीकी और पाकिस्तान कनेक्शन जो है, और उसमें जो स्ट्रेटेजिक अहदाफ हैं, अगरचे हम अब चीन के एलाइज है और भारत की तरफ वो है, लेकिन खित्ते में जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है उसके पेश नज़र जो कुछ पेंटागन ने कहा है वो सही कहा है और ट्रंप की आशीर्वाद से कहा। अच्छा, वो एग्जैक्टली मेरे सामने इस पर ट्वीट्स पड़ी नहीं हुई, या तो मैं मेरे पास आ जाए तो मैं, लेकिन उसमें मुझे जो याद पड़ रहा है उसमें उसने ये कहा कि दे डोंट गिव अ डैम, वो एक नहीं, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अब मजीद पाकिस्तान के साथ नहीं चलेंगे, मतलब ये कि मजीद हम उनको नहीं सपोर्ट करेंगे। मुराद ये सबसे पहले तो बात ये है कि आपने यूटर्न वाली बात तो खान साहब पे आती है, और खान साहब और ट्रंप में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं, उनमें यूटर्न भी कॉमन है। अब मैं आपको, आपने पूछा ही है तो आपको मिसाल दे लेते। रॉकेट मैन कौन था? कोरिया, शुमाली कोरिया का जो किम उन सुंग है, हाँ, ठीक है,
और उन्होंने कहा कि मैं उसको सफ़ाई हस्ती से मिटा दूंगा। सही बात है ना, ये आपको याद है ना, इस साल के इसी साल की बात, ठीक है। अब वो सिंगापुर में बैठे इकट्ठे इशाइया फरमा रहे थे और जनाब उन्होंने मुआहदा किया और वहाँ टेस्ट साइट डिस्ट्रॉय कर दी, बाज़ाहिर की, लेकिन उन्होंने अभी आगे नहीं वो बात चली, अभी जमूत आ रही है। लेकिन ट्रंप ने एक एहतियात का दामन नहीं छोड़ा और अगले साल के शुरू में दोबारा समिट होने वाली, तो इसलिए ये, तो आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं बिल्कुल कह रहा। ट्रंप की अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शुमाली कोरिया में कामयाब रही। वो यहाँ भी समझते हैं कि दफ़ा शहर कानवे लगाएं पाकिस्तान कि खुदा का खौफ करें आप। अब देखें ना, IMF की जो सख्तियों की बात हो रही है ऐसी तो नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान को राइट ऑफ करके समुद्र में फेंक दिया। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक हैसियत है, अफगानिस्तान का हमसाया है, अफगानिस्तान और की बाकी दुनिया से जो राहदारी है वो पाकिस्तान के थ्रू है, अगरचे ईरान के थ्रू भी उनको मिल सकती है, लेकिन सबसे जो स्ट्रेटेजिक इलाका है वो पाकिस्तान ही है उनके साथ। और पाकिस्तान के जो तारीखी रवाबत है अफगानिस्तान के साथ, जो ISI के रवाबत है वहाँ, जो तालिबान से पुराने हमारे तल्लुकात हैं, जो उससे पहले के तल्लुकात हैं, उनको आप ट्रंप की 2-4 ट्वीट्स के ज़रिए उनको आप बिल्कुल नफ़ी तो नहीं कर सकते उसकी। सही है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये देखें कि बुनियादी तौर पर डिपार्टमेंट जो है उनका, जो पेंटागन है, वो तो बना रहा है स्ट्रेटजी और वो स्ट्रेटेजिकली डील कर रहा है। ट्रंप जरा बयानबाजी करके या दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ये हिकमत अमली है। अगर वो हिकमत अमली के तहत हो रहा है या फिर ऐसे ही है कि बस एक बात तो समझ लें, आपको भी काफ़ी देर से आप ये कर रहे हैं काम, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, ठीक है ना। और आपने अपने मुल्क में भी देख लें हमारे जो सियासतदान हैं कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, और ट्रंप अपने हिसाब से उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, ये खाली ट्रंप ने ज़रा ज़बान उसकी क्रूड है। उससे पहले जो ओबामा, उससे पहले बुश, जॉर्ज W, वो सारे यही बात कहते रहे। देखिए ना, बात यह है कि हम ये कहते हैं कि हमने दहशत गर्दों को कल्ला कमा कर दिए, सही भी बात है, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी, ये भी सही बात है। हम ये कहते हैं कि जी हम अपने इलाके को इस्तेमाल नहीं होने दे रहे कि दहशत गर्दों की पनाह गाहों के लिए आवाज़ गाएँ उनकी आनी है। लेकिन इस आखिरी बात पे कोई दुनिया मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ ट्रंप की बात नहीं कर रहा, चीन को भी रिजर्वेशन है, बाकी मुल्कों को भी है। तो कोई ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन है, मैं उनका कोई तर्जुमान नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो धमकियाँ में ये गलत रवैया और ये पाकिस्तान की खिदमात को जुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी एक इस बारे में है। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसको रिस्पॉन्ड किया, मतलब इस अब कह नहीं सकते इसको रिस्पॉन्ड किया, लेकिन ज़ाहिर है ये उसी तनाजुर में लगती हैं उनकी ट्वीट्स भी, जो कि ISPR की जानिब से की गई हैं, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किसी भी मुल्क से ज़्यादा अमन के लिए काम किया है और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने जो कुछ किया है, जो अचीव किया है, क्योंकि आज से 7-8 साल पहले का पाकिस्तान टेररिज्म के हवाले से और अब का बहुत मुख्तलिफ है, ये तो हक़ाइक़ सबके सामने है। एक बात जो है ना, मैं उस पर करेक्शन करूँगा थोड़ी सी। आप हमने अमेरिका लिए किया है या अपने मुफाद के लिए किया? अपने मुफाद के लिए, ठीक है ना, अपने मुफाद ही के लिए किया। पाकिस्तान एक दहशत गर्दों की आमाजगाह बन गया था, जो मर्जी आता था यहाँ उड़ा कर चला जाता था, ठीक है। यानी पेशावर, कोयटा, हत्ता के लाहौर में कितने वाक़यात नहीं हुए, कराची का अमन तबाह हो गया था। तो ये हमने रिस्टोर किया और इसकी पूरा क्रेडिट जो है पाकिस्तान की सियासी हुकूमत को के ज़्यादा हमारी जो अस्करी अदारे हैं और उन्होंने जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं, जान के नजराने पेश किए हैं, उसको तो आप नहीं जुटला सकते। लेकिन ये कहना कि ये हमने अमेरिका के लिए किया, हमने अपने लिए किया, लेकिन इसमें अमेरिका का पर्पस भी तो सर्व हो रहा था ना, क्योंकि अमेरिका का ये मानना है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं इस पोजीशन में तो नहीं आना चाहता कि मैं अमेरिका की दफा करूं और आप नहीं, आप जाहिर है आपको लगता है जो अपना एनालिसिस कर सकते। मेरा एनालिसिस ये है कि देखे ना, अमेरिका जो है अपनी तारीख की तवील तरीन जंग में अफगानिस्तान में फंसा हुआ है, अपनी गलतियों की वजह फंसा हुआ है। उसका मलबा पाकिस्तान पे डाल रहा है। मलबा देखे ना, जो बुश ने जब ये काम शुरू किया इराक़ में, तो उन्होंने बिल्कुल मिडल ईस्ट को तबाह कर दिया। उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में था और बाद में पता लगा कि एबटाबाद में, वो एक अलग मसला। अब वो तवील तरीन जंग में अपने आप को झोंक चुका हुआ है। तालिबान का असर और नफूज वहाँ बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल। और ये जो अफसर, ये अशरफ गनी तो
सिर्फ काबुल का सदर है ना, या कुछ और इलाकों का होगा, बाकी तो कुछ नहीं है वहाँ। अब जो उनको नाकामी हो रही है वो पाकिस्तान पे ब्लेम डाल रहे हैं। अब पाकिस्तान तो फेंस भी बना रहा है। पाकिस्तान जो पुराने ऑब्सोल्यूट स्ट्रेटेजिक पैराडाइम है जो जनरल कैनी तक जिक्र होता था, मौजूदा क़यादत नहीं करती उसका जिक्र। वो पाकिस्तान तो अपना घर ठीक करना चाहता है और वो अपने हमसायों से भी अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन जो लेगेसी है उसको भी नहीं आप रोक सकते। फिर जो माजी में होता रहा है उसका भी मामला आता है, फिर कोई फॉल आउट भी है। कुछ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जोग्राफियल टेरेन है वो भी है। फिर ये बात है कि इसको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक सोच है, इतने साल तक हम उनके जहाद लड़ते रहे उनके साथ। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी उनकी सोच ही है। आप उनसे बात करें तो वो लड़ने मरने पे तैयार हो जाए कि नहीं। अफगान जहाद में भी तो शरीक होते रहे वो, कई तो बाद में पता लगे भी नाम मैं ले सकता हूँ उनके। तो मकसद है कि ये मिक्स बैग है, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत या आवाम को सजा देना जो है ये सही नहीं है। इस पर आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाकरात के ज़रिए ही ये बात आगे चलेगी, धमकियों से नहीं। ये जो तमीना जंजुआ साहबा ने अमरीकी नाज़िम उल उमूर को बुलाया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन का जो आप हमें ताना मार रहे हैं, उसामा बिन लादेन को पकड़ने में हमने किरदार अदा किया, आपके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई और वो हमारी मुआवनत से पकड़ा या मारा गया। ये वाला मौक़िफ़ क्या माजी के मौक़िफ़ से मुख्तलिफ तो नहीं है? मैं आपने ये बात नुक्ता ठीक उठाया। दिस इज़ न्यूज़ टू मी एंड न्यूज़ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हमारा अभी तक ऑफिशियल वर्जन जो है जनरल कियानी साहब के दौर में, उसके माँ बाद भी, बल्कि वो कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट कमीशन भी है कि जी हमें तो इल्म ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहाँ बैठा हुआ। हमें तो नेवी सील्स ने हमारी सोवरेनिटी को किया। जब वो वहाँ से चले गए तो हमें पता लगा कि जी वो तो उसामा बिन लादेन की लाश लेके उसको मार के वहाँ से चले गए। फिर आपने उसका सबूत के तौर पर, अगर हमें पता था तो शकील अफरीदी साहब किस जुर्म में की सज़ा काट रहे हैं। उसमें ये हो सकता है ना कि शकील अफरीदी से कहेंगे जी हम तो इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, हम अपने एक इदारे के तौर पर, नहीं, तुम क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ ऑफिशियल वर्जन तो हमारा यही है। फिर कहा जाता है मुझे कि भी एक कर्नल जो है उन्होंने वहाँ जाके मुखबरी की और पैसे भी वसूल किए उसके, और अभी वो आइडेंटिटी भी उनकी नई आइडेंटिटी दे दी। तो अगर ये सारा कुछ हुआ है तो फिर तो ये बात ठीक नहीं है कि हमें पता था। और अगर हमें पता था तो ये तो बहुत संगीन बात है जो तमीना जंजुआ ने, तो इसका मतलब यार वी वर कॉम्प्लिसिट। और अगर तमीना जंजुआ ने जैसे अगर नहीं भी पता था तो उस ज़माने की जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे थे उनकी नहली के, लेकिन वो उसमें तमीना जंजुआ की बात पे अगर यकीन किया जाए तो फिर तो असद दुरानी साहब ने जो एक किताब में स्पाई क्रॉनिकल्स में जो उन्होंने जिक्र किया था, फिर तो वो भी ठीक हुआ कि जिसमें उन्होंने असद दुरानी साहब ने कहा उसको मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता। लेकिन बात तो मैच कर रही है, रिटायर्ड जर्नल जो है उसका रफ्ता ही होता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो उस ज़माने में सर्विस में थे, उनसे बहुत बात की बात है। जनरल पाशा अगर ये बात कहते जो उस वक्त DGI तो उसकी बात और सही है। चलें, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, अपना फीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।